हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे माइटोसिस। माइटोसिस स्टार्ट करने से पहले एक नजर डालेंगे सेल साइकिल पर, जिसको कि हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेल साइकिल का मतलब है वो सारे इवेंट्स जो कि सेल डिवीजन के टाइम पर होते हैं या जिनसे कि होकर के एक मदर सेल गुजरती है और दो डॉटर सेल्स बनाती है। सेल साइकिल में दो इवेंट्स होते हैं, पहला है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज। इंटरफेज एक तैयारी की स्टेज है, यानी कि इस स्टेज में ये जो इंटरफेज है इसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करती है। और दूसरा है एम फेज, जिसमें एक्चुअल डिवीजन होता है और सेल अपने आप को डिवाइड करती है। तो पहले इंटरफेज देखते हैं कि इंटरफेज में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। सबसे पहला स्टेज है G1 फेज, ग्रोथ 1 फेज, गैप 1 फेज। इस फेज में सेल साइज में बड़ी हो जाती है, यानी डिवीजन करने वाली सेल जिसमें कि डिवीजन होना है वो सेल साइज में बड़ी हो जाएगी और साथ ही साथ उन प्रोटीन्स की भी सिंथेसिस होने लगती है जो कि डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जरूरी है। जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस इसी स्टेज में होती है और उन तमाम एंजाइम्स की सिंथेसिस भी इस स्टेज में शुरू हो जाती है जो कि डीएनए रिप्लिकेशन करेंगे। डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज में होता है। एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। जब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है तो क्रोमोसोम्स में क्रोमेटिड्स भी डबल हो जाएगी, इस तरीके से डबल दिखेगी। नेक्स्ट स्टेज आती है G2 फेज। G2 फेज भी एक ग्रोथ की फेज है। इस फेज में भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लेकिन उन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो कि डीएनए के एक्चुअल डिवीजन के लिए जरूरी है। जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस, ये वो प्रोटीन है जो कि माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बनाती है, जिनसे कि माइटोटिक स्पिंडल बनता है। मेटाफेज में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो G2 फेज में उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है जो कि वास्तव में आगे चल करके कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस करेंगे। अब आता है एम फेज। एम फेज में दो स्टेजेस हैं, पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस को हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस मीन्स, साइटो मीन्स और सेल, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। सो डिवीजन ऑफ सेल को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज। फोर्थ फेज है टीलोफेज। इन फेज को हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ सेल। इसमें एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसलिए इसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ये पोर्शन में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे प्रोफेज। इसमें प्रोफेज की जो कि सबसे लंबी फेज होती है। प्रोफेज माइटोसिस और मियोसिस दोनों में ही सबसे लंबी फेज होती है। इंटरफेज के एस फेज में हमने देखा था कि डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाता है। कुछ ऑर्गेनेल्स जैसे सेंट्रोसोम का भी रिप्लिकेशन होता है। यहां पर
अगर हम जो सेल डिवाइड हो रही है उसको अगर हम G2 फेज में देखें तो हमको कुछ इस तरीके से सेल दिखाई पड़ेगी। ये न्यूक्लियस होगा, इस तरीके से क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ेंगे जिसमें 2 क्रोमेटिड्स दिखाई पड़ेंगी लेकिन इतनी क्लियर नहीं होगी, और न्यूक्लियोलस भी दिखाई पड़ेगा। अगर ये एनिमल सेल है तो इसमें 2 सेंट्रोसोम दिखाई पड़ेंगे। सेंट्रोसोम का डिवीजन एस फेज में हो चुका है। सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, और इसमें 2 चीजें होती हैं, जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला ये बैरल शेप स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रहा है इसको सेंट्रियोल बोलते हैं, और इसके चारों ओर पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है। यहां पर ऐसे 2 सेंट्रोसोम दिखाई पड़ेंगे, और इसके चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ऐसे। तो G2 फेज में इस तरीके की एक सेल दिखाई पड़ेगी, वो सेल जिसमें कि डिवीजन होने वाला है, जो कि प्रोफेज स्टेज में आने वाली है। अगली स्टेज में जिसको कि अर्ली प्रोफेज बोलते हैं, उसमें न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंज है, पहला क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन, ये जो क्रोमेटिड थ्रेड है या जो क्रोमेटिन मटेरियल है, इसका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। इस तरीके से कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। क्रोमेटिड क्वाइल्ड होना शुरू हो जाती हैं इस तरीके से, पहले से ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ेगी। न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसॉल्व हो जाता है, और न्यूक्लियोलस का डिसॉल्व होना यह बताता है कि अब वो टाइम आ गया है जबकि सेल डिवाइड होने वाली है। इन क्रोमोसोम्स का डिवीजन होने वाला है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रोसोम में मौजूद सेंट्रियोल्स एस्टर रेस की फॉर्मेशन करती हैं। एस्टर रेस क्या होती हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी प्रोटीन की बनी हुई ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि एक रेस के फॉर्म में बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देती है। ये सेंट्रोसोम से बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देती है। एक और चेंज होता है, दोनों सेंट्रोसोम एक दूसरे से दूर हटना शुरू कर देते हैं, पोल की ओर जाना शुरू करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से इनके बीच में फाइब्रिल बन जाते हैं, जिनको कि स्पिंडल फाइब्रिल बोलते हैं, जो कि आगे चल करके स्पिंडल की फॉर्मेशन करेंगे। इनके ऊपर ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस स्टेज को बोलेंगे अर्ली प्रोफेज। ये हो गया अर्ली प्रोफेज। इससे आगे वाली स्टेज में जब प्रोफेज स्टेज खत्म होने वाली होती है तो न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ये मेम्ब्रेन टूटेगी नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटेगी, तो क्रोमोसोम्स बाहर की ओर नहीं निकलेंगे, साइटोप्लाज्म में नहीं आएंगे, और जो स्पिंडल बना हुआ है उसके फाइब्रिल इससे अटैच नहीं हो पाएंगे। अगर फाइब्रिल अटैच नहीं हुए तो क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहला काम यह होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो जाती है, क्रोमोसोम्स बाहर की ओर आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, और ठीक इसी टाइम ये सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच जाता है। ये सेंट्रोसोम की 2 सेंट्रियोल्स हैं, और यहां से ये निकलने वाली एस्टर रेस, ये स्पिंडल की फॉर्मेशन करते हैं,
फाइब्रिल्स निकलते हैं इस तरीके से, और क्रोमोसोम्स मिडिल प्लेट की ओर आना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से क्रोमोसोम मिडिल प्लेट की ओर आना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स पहले से ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं, पहले से ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। इस स्पिंडल फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो दो तरीके के फाइब्रिल्स हम देख सकते हैं। पहले तरीके के वो फाइब्रिल हैं जो कि एक पोल से दूसरे पोल तक फैले हुए हैं, इनको सपोर्टर फाइब्रिल बोलते हैं। दूसरे तरीके के वो फाइब्रिल हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, कंप्लीट नहीं है, एक पोल से दूसरे पोल तक नहीं फैले हुए हैं, लेकिन काइनेटोकोर से अटैच है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच है। क्रोमोसोम के काइनेटोकोर मतलब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये दो क्रोमेटिड्स होती हैं जो कि बीच में आकर के एक पॉइंट पर या किसी पॉइंट पर आकर के मिलती हैं। इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये सेंट्रोमियर होता है। ये दो क्रोमेटिड्स हो गए और इनके ऊपर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर का नाम दिया जाता है। यही वो स्ट्रक्चर है जिससे कि फाइब्रिल्स अटैच होते हैं। कौन से फाइब्रिल? स्पिंडल फाइब्रिल अटैच होते हैं। अभी ये लेट प्रोफेज है तो इसीलिए क्रोमोसोम्स मिडिल प्लेट की ओर आ रहे हैं और इसके बाद मेटाफेज में मिडिल प्लेट की ओर आ जाएंगे और साथ में इसके ये फाइब्रिल अटैच हो जाएंगे। तो ये फेज हमारी हो गई लेट प्रोफेज। नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज है। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा क्लियर दिखते हैं क्योंकि इनमें कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका होता है। क्रोमोसोम्स मिडिल प्लेट पर आ जाते हैं और इसके बाद आती है एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाता है। ये सेंट्रोमियर है जहां से दो क्रोमेटिड्स जुड़ी हुई हैं, इनका डिवीजन हो जाता है और इसके अलावा क्रोमेटिड्स को जोड़ करके रखने वाली प्रोटीन वो भी डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसकी की वजह से क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाती हैं। तो यहां पे क्या हुआ? सेंट्रोमियर भी अलग अलग हो गया, क्रोमेटिड भी अलग अलग हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि जो क्रोमोसोम एक था, इस तरीके से एक क्रोमोसोम था, वो अब दो क्रोमोसोम्स बना लेता है। इस तरीके से अब दो क्रोमोसोम्स इसमें बन जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ क्रोमोसोम्स का नंबर यहां पे डबल हो गया। इसके बाद ये क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की ओर मूव करना शुरू करते हैं और यही एक वजह है जिसकी की वजह से माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम्स का नंबर इक्वल रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं तो ये अपोजिट पोल की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। जब ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज में पहुंचने पर यही क्रोमोसोम्स डिकंडेंस हो जाते हैं, खुल जाते हैं और एक लूज नेटवर्क बना लेते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड्स इस तरीके से दिखेंगे और इसके बाद इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाती है। साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस की अर्ली स्टेज यहां पे देखने को मिल सकती है। जैसे हम यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर मूवमेंट कर रही है, इन्वेजिनेट हो रही है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस इसी तरीके से होती है जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साइटोकाइनेसिस की शुरुआत एनाफेज स्टेज में भी हो सकती है, टेलोफेज स्टेज में भी हो सकती है। टेलोफेज स्टेज खत्म हो जाने के बाद कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है। अगली स्टेज
आएगी साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ सेल। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ सेल होता है। टीलोफेज स्टेज में दो न्यूक्लियाई एक मदर सेल में दिखती हैं। ये दो न्यूक्लियाई हैं जो कि एक मदर सेल के अंदर है। साइटोकाइनेसिस में इस सेल का डिवीजन होता है। इस सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और दो अलग अलग सेल्स बनती हैं। ये डिवीजन प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एनिमल सेल में किस तरीके से डिवीजन होता है। हम ये मान के चलते हैं कि ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में सेल के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक रिंग बना लेते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की ओर खींचना शुरू करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों साइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की ओर खींचना शुरू करते हैं इस तरीके से। ये वाली मेम्ब्रेन इस तरफ से अंदर आएगी और ये वाली मेम्ब्रेन इस तरफ से अंदर की ओर इनवेजिनेट होगी। इनवेजिनेशन से एक फरो की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से एक फरो की फॉर्मेशन होती है। जब ये फरो आपस में मिल जाएगी तो दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगी। इस तरीके से दो अलग अलग सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये तो हुआ एनिमल सेल में। एनिमल सेल में डिवीजन फरो फॉर्मेशन से होता है और ये फरो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से बनती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींचते हैं और इस तरीके से एक सेल से दो अलग अलग सेल्स बन जाती हैं। अब बात करते हैं प्लांट सेल में क्या होता है। हम ये मानते हैं कि ये एक प्लांट सेल है। टीलोफेज के बाद की स्थिति है। इसमें डिवीजन सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। सेल प्लेट कौन बनाता है? सेल प्लेट गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वेसिकल आपस में मिल जाती हैं और सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट की फॉर्मेशन सेल के मिडिल से स्टार्ट होती है और बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर जाती है। इस तरीके से सेंटर से शुरू होकर के बाहर की ओर, यानी वेसल्स सबसे पहले बीच में इकट्ठा होंगी और उसके बाद बाहर की ओर बढ़ेंगी। इसके ऊपर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स का जमाव कर देती है इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर को सेल प्लेट कहते हैं। सेल प्लेट कहते हैं। इसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स इस पे कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट इसका डिपोजिशन कर देती है। तब ये सेल प्लेट मिडिल लैमिला में कन्वर्ट हो जाती है। अब सेल प्लेट को मिडिल लैमिला बोलेंगे। ये हो गई मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला के ऊपर सेलुलोज का डिपोजिशन होता है और बाद में यहाँ पे दोनों तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है और इस तरीके से दो प्लांट सेल अलग अलग हो जाती है। कुछ सेल्स में ऐसा भी देखा जाता है कि सेल डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे कि कोकोनट के एंडोस्पर्म में। तो उस समय सेल में न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहती हैं लेकिन उनके बीच में कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है। माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो हम देख सकते हैं वो है ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म। हम लोगों ने अपनी लाइफ की शुरुआत एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से की है, यानी कि हम लोगों की जो शुरुआत हुई है लाइफ की वो एक जायगोट से हुई है।
फिर इसके बाद उस जायगोट में लगातार डिवीजन हुआ है, लगातार माइटोसिस हुई है, और उसके बाद वो जायगोट एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद फिर फीटस, और उसके बाद फिर एक कंप्लीट मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में तब्दील हुआ है। अगर माइटोसिस ना होती तो कभी भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलर नहीं बन पाते। इसका दूसरा सिग्निफिकेंस रिपेयर है। पहला ग्रोथ और दूसरा रिपेयर। मैं लिख देता हूं, पहला ग्रोथ हो गया, दूसरा रिपेयर हो गया। जब कभी भी हमको चोट लगती है तो जहां पे चोट लगी हुई है वहीं पर दूसरी सेल्स बिल्कुल वैसी की वैसी जैसे पहली सेल्स थी वैसे ही डेवलप हो जाती हैं। इसको रीजनरेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तीसरी चीज है मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मीन्स साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक रेशियो होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें एक रेशियो होता है। जब ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तो सेल इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए अपने आप को डिवाइड करती है। जैसे कि हम इंटरफेस के न्यूक्लियस में देखें, इंटरफेस के न्यूक्लियस में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है और बाद में इसी साइज को मेंटेन करने के लिए, इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए इसका डिवीजन होता है, जिसको कि कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कुछ हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास और सोशल इंसेक्ट्स को अगर ले लें तो हनी बी, वेस्प, एंट, इन सब में माइटोसिस ही एक ऐसा साधन है जिससे गैमीट की फॉर्मेशन होती है। टॉपिक माइटोसिस यहीं पे खत्म होता है। अगले टॉपिक मियोसिस के ऊपर होगा, जो कि अगले वीडियो में बात करेंगे।